इतना है, सत्ता पानी है, हर हाल में पानी है। विचारधारा और विचार तो तभी मायने रखेंगे जब आपके पास राजनीतिक सत्ता होगी। इस मंत्र के आश्रय 2022 का पाठ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 42 बरस के सफर के बाद इस चंद लाइनों में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप समा नहीं सकते हैं, क्योंकि 42 बरस पहले अगर लौटिएगा तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। 6 अप्रैल 1990, अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज, जो कहते हैं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और 42 बरस के बाद वही कमल अपने स्वर्णिम काल को जी रहा है। लेकिन भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में शायद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर नहीं आएगी जहां पर जिन मुद्दों के आश्रय सड़क से लेकर संसद के भीतर तक संघर्ष किया गया हो। इस देश की राजनीति को डिगाने के लिए जो मुद्दे मंडल के तौर पर खड़े हुए, उसके ठीक समानांतर कमंडल को पैदा किया गया। और इस देश के भीतर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजनीति की पूंजी बनकर खड़ी हो गई। और उसके बाद चीजें पलटते पलटते जातीय समीकरणों के आश्रय भारत की राजनीतिक सत्ता की परिभाषा को ही बदलने में वही पॉलिटिकल पार्टी लग गई जिसके लिए एक वक्त धर्म था, इस वक्त जाति है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके सफर पर आज आपको चलना चाहिए। 42 बरस का सफर बड़ा मायने रखता है। 1980 में बीजेपी का निर्माण हुआ, वह भी तब जब जनता पार्टी चुनाव हार गई। महज 31 सीट उसे मिली थी और दोहरी सदस्यता को लेकर शोर मच रहा था। कहा गया दोहरी सदस्यता यानी आरएसएस के साथ भी और राजनीतिक दल के साथ भी नहीं चलेगा। एक झटके में जनसंघ के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बीजेपी का निर्माण किया। टटोलिए और समझिए, मौजूदा वक्त में उसी बीजेपी को, उसी आरएसएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई बाहर से आकर उनकी पॉलिटिकल पार्टी में समा जाए और उसके बाद सत्ता अगर उसके जरिए मिले या सत्ता उसे सौंप दी जाए। एक नाम योगी आदित्यनाथ का यहां लिया जा सकता है, जो ना तो बीजेपी से निकले, ना जनसंघ से निकले, ना आरएसएस से निकले, लेकिन उनको खुले तौर पर निमंत्रण, आमंत्रण और उसके बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की परिस्थितियों को भी इसी पॉलिटिकल पार्टी ने जिया है। कमाल की स्थिति लग सकती है, क्योंकि इस कालखंड में जिस प्रधानमंत्री ने अपने एक मुख्यमंत्री को राजधर्म का पाठ पढ़ाया, वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर इस देश को एक नए राजधर्म का पाठ पढ़ा भी रहा है। तो 42 बरस के सफर पर हम आपको लिए चलते हैं, क्योंकि यह सफर वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला चुनाव बीजेपी के सामने 1984 में आया था। अब जरा कल्पना कीजिए, 1984 में उस वक्त भारत के भीतर में कुल वोटरों की तादाद तकरीबन 38 करोड़ थी और 38 करोड़ में से बीजेपी को मिले थे सिर्फ 1 करोड़ 82 लाख वोट। और 42 बरस का सफर पूरा होते हुए 2019 में जब आप आइएगा तो उस समय बीजेपी को वोट मिलते हैं, यानी 1 करोड़ 82 लाख से निकलकर वो 22 करोड़ 90 लाख तक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ इसके समानांतर कांग्रेस का जिक्र यहां करने की जरूरत है, क्योंकि 1984 में कांग्रेस को वोट मिले थे 11 करोड़ 54 लाख और 2019 में उसे वोट मिले 11 करोड़ 90 लाख। किस पॉलिटिकल पार्टी की वोटरों के साथ की रफ्तार है, यह पहले समझ का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी के भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी ने पहला राजनीतिक प्रयोग जो किया था वो कट्टर हिंदुत्व का था, जिसने बीजेपी को विस्तार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी एक मॉडरेट चेहरा थे और बीजेपी अपने तौर पर सक्षम नहीं थी कि वो राजनीतिक सत्ता पाले, और मॉडरेट चेहरे के साथ हर कोई खड़ा हो सकता है। तो गठबंधन का दौर, अनूठा काल अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए बीजेपी ने जिया, आरएसएस के प्रचारक ने जिया और संघ ने भी सत्ता को देखा, करीब से देखा, लेकिन फिर भी वो सत्ता की परिभाषा समझ नहीं पाई। सत्ता की परिभाषा का असल पाठ नरेंद्र मोदी ने पढ़ाया और बतलाया कि जो काम आरएसएस करना चाहती है, अगर सरकार और सत्ता उसके साथ जुड़ जाए तो सोचिए कितनी सरलता के साथ सारी चीजें होती चली जाएगी। कौन चाणक्य है, कौन चंद्रगुप्त, या फिर दोनों को यो एक है, बीजेपी के भीतर आज इसे टटोलने की कोशिश कुछ देर के लिए मत कीजिए, क्योंकि 1984 के बाद से बीजेपी के सफर में बड़ी रवानगी आती है। जैसे ही वो कमंडल का रास्ता अपनाती और 2 सीट से 85 सीट,
85 सीट से 120 सीट, यह अडवाणी का काल है 91 तक का। उसके बाद वाजपेयी का काल शुरू होता है 96 से, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आते हैं। लेकिन इस दौर में अलग अलग राज्यों में अपनी जमीन पर पांव भी बीजेपी ने दिखाने शुरू कर दिए थे। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश 93 में ही उसके पदचिन्ह वहां पर भी नजर आने लगे, और 95 होते होते तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पे आपको बीजेपी के पदचिन्ह नजर आने लगेंगे। आडवाणी और वाजपेयी का काल का यह सफर 42 बरस की शुरुआत का वो सफर है जिसने एक ऐसी नींव डाली थी जिसके आसरे बीजेपी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग नजर आती थी, और वो कहती भी थी पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल तो इसके आगे का है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव का सफर है, दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव का सफर है, और इन दोनों के बीच विचारधारा, विचार और मुद्दों की लड़ाई है। यही है बीजेपी असल में, और समझना इसी को है, क्योंकि अगर आप देखना शुरू कीजिएगा किस लिहाज से वोट बढ़ते चले जाते हैं, सीटें बढ़ती चली जाती है, तो उसमें पहली बार ब्रेक 2004 में लगती है, वह भी शाइनिंग इंडिया के नारे तले। यानी 1999 में जो पॉलिटिकल पार्टी 182 सीट पर थी, 23%, 24% वोट के साथ थी, 2004 में जब वो चुनाव मैदान में जाती है तो नीचे आ जाती है 138 सीट पर। उसके साथ वोटर भी छिटकते हैं, और वोटर छिटक कर लगभग 22% पे आ जाते हैं, 2% की कमी वहां भी आ जाती है। और 2009 फिर से दोबारा आडवाणी के काल को याद कीजिए, उसमें स्थिति और नाजुक होती है, सीटें भी घटती हैं, परसेंटेज ऑफ वोट भी घटते हैं। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आपको बफोर्स घोटाले के लेकर सड़क पर संघर्ष और पार्लियामेंट ना चलने देने की स्थिति भी आपके जहन में आएगी, जब 86 से 89 तक की परिस्थिति थी, और 89 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बनते थे तो पहली बार बीजेपी ही बाहर से समर्थन करती है। यह वही कालखंड है जहां पर कश्मीर फाइल्स खुल जाती है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, बीजेपी पीछे से समर्थन कर रही है। लेकिन आज तो दूसरा सफर है, आज तो सफर ऐसा है जिसमें अयोध्या आंदोलन को रफ्तार वहीं से मिलती है। वाजपेयी कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं, यह 96 में नजर आता है, जब 13 दिन की सरकार में हर कोई साथ नहीं आता है, लेकिन 98 में आ जाता है, 99 में आ जाता है एक वक्त, उसके बाद 4.5 बरस। उसके बाद आडवाणी को स्वीकार नहीं करती है 2009 के इलेक्शन में। यह भी मैसेज 2014 से पहले का है, और ऐसे में मोदी की खोज कई मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है। 2013 में मोदी की खोज कैसे हो गई बीजेपी के भीतर से, उसको लेकर कई अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल हर जहन में बार बार गुजरात दंगों के मद्देनजर हिंदुत्व की वह प्रयोगशाला को लोग परखना चाहते हैं जो कि गुजरात से निकल कर आया, और उस वक्त अगुवाई गुजरात की नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिसे राजधर्म का पाठ अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहकर पढ़ाया था कि यह क्या हो रहा है। और आरएसएस ने अपने तौर पर कहा था हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जो गोधरा में हुआ, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जो गोधरा में हुआ उसके बाद जो गुजरात में हुआ वो प्रतिक्रिया है। और यहीं पर एक संघ की अपनी राजनीतिक लकीर निकल कर आई, जिसने शुद्धिकरण का पाठ नहीं पढ़ाया, जिसने बीजेपी के भीतर राजनीतिक सत्ता को पाने को लेकर वो एक जुनून पैदा किया, और सत्ता ना गंवाने की परिस्थितियों को भी उसके भीतर झोंक दिया। शायद इसीलिए संघ चालक थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को सार्वजनिक तौर पर सीधे उंगली उठा देते थे। लेकिन दूसरी तरफ जब मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल दोनों के एक साथ इस रूप में चलते हैं जहां पर मैसेज बहुत साफ है, सरकार गवर्नेंस हम चला रहे हैं, आप आरएसएस चलाइए। आरएसएस का विस्तार सरकार और गवर्नेंस से कहीं तेजी से हो सकता है, इसे आप समझ लीजिए। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल मैटर था, संगठनिक मामला था, जिसने बीजेपी को पाठ पढ़ाया कि बीजेपी का अपना संगठन भी बढ़ना चाहिए। कितने यूरोप के देश समाज आए, जितनी बड़ी तादाद में प्राथमिक सदस्यों की संख्या बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, 18 करोड़। 18 करोड़ अगर प्राथमिक सदस्य ही बीजेपी को वोट दे दें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में कैसे आ सकती है। कांग्रेस 12 करोड़ से आगे बढ़ नहीं पाई, और कांग्रेस बीते 42 बरस में 12 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाई। तो मौजूदा वक्त में जरा कल्पना कीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनली
विस्तार कितना मायने रख। नेताओं की छवि उसके बाद आती है, लेकिन नेताओं की छवि बनते बनते जब लार्जर देन लाइफ हो जाए तो क्या होता है, तो आप एक नाम ले लीजिए, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के अक्स तले बीजेपी भी समाई हुई है, आरएसएस भी समाया हुआ है, आरएसएस से जुड़े 36 संगठन भी समाये हुए हैं। लेकिन फिर भी लोग तो चाहिए, संगठन तो चाहिए, और संगठन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा चलाने के लिए कॉरपोरेट पूंजी तो चाहिए, और कॉरपोरेट पूंजी के लिए इस देश की नीतियों को बदलने आना तो चाहिए, और नीतियों को बदलते समय उसे कैसे देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम से जोड़ा जाए, यह हुनर भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप नहीं चलेंगे। शायद इस सफर का अगला पड़ाव इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वह दो बातों को उन्होंने बहुत करीब लोगों से कहा कि संघ के हाईकमान का तो मैं आदर करूंगा, मैं संघ से गवर्नेंस चलाना सीखूंगा नहीं। और इसका एक राजनीतिक प्रयोग उन्होंने डांग के इलाके में किया था। डांग आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर जब आरएसएस का एक सम्मेलन हुआ तो उन्होंने सरकारी मशीनरी को लगा दिया कि आप आरएसएस के लोग जो आए, और खास तौर से जो आरएसएस के वीवीआईपी आपको नजर आए, उनको इस तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे आप किसी एक फंक्शन को, जो स्टेट का फंक्शन होता है, उसमें आप वीवीआईपी को ट्रीट करते हैं। पहली बार आरएसएस ने उसे समझा कि गवर्नमेंट की शक्ति की जानकारी प्रचारकों को होनी चाहिए, और उस वक्त हो गई। मुख्यमंत्री से कोई शख्स प्रचारक के तौर से निकलता हुआ प्रधानमंत्री बन जाए और इसी पाठ को वह आरएसएस को समझाए, तो आरएसएस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही उस बीजेपी की सत्ता को बनाए रखने में खड़ा हो गया। यानी जो शाइनिंग इंडिया के दौर में आरएसएस खामोश हो गया, पीछे पांव खींच लिए, वही आरएसएस मोदी की सत्ता हमेशा से बरकरार रहे, और इस सत्ता के बरकरार रहने से ही उसका अपना विस्तार होगा और उसकी विचारधारा भी फैल जाएगी। यह सोच जब आरएसएस के स्वयंसेवकों में आ गई तो स्वयंसेवक एक झटके में मोदी की राजनीतिक सत्ता का पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो गया। और यह एक नया चेंज बीजेपी के इस 42 बरस के भीतर में नजर आता है, जो खुलकर बीजेपी ने देखा, आरएसएस ने देखा, देश ने भी देखा। अगला सवाल सबसे बड़ा यह था कि क्या वाकई तमाम सरकारी मशीनरी से बहुत ज्यादा स्वयंसेवक प्रभावी हुए, और कोई सवाल नहीं उठा। इसके समानांतर में एक चीज और समझिए कि संघ जो करना चाहता है, अगर गवर्नमेंट की मशीनरी से वो किया जा सकता है, यानी सरकारी मशीनरी और संघ का समाज, तो ऐसे में नई क्रांति हो सकती है। इस मैसेज को भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने अपने गवर्नेंस के जरिए मोहन भागवत को भी समझाया, और आरएसएस ने भी इसे माना। शायद ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आरएसएस की सोच भी बदलने लगी। वो आरएसएस जिसकी जड़ में ब्राह्मणवादी सोच थी, वह बीजेपी जो ब्राह्मण और वनिया की पॉलिटिकल पार्टी थी, एक झटके में वो बदलने लग गई 2014 के बाद से। अब ये ओबीसी की पार्टी थी, ये एससी की पार्टी थी, एसटी की पार्टी थी, ये महिलाओं की पार्टी थी, ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी नहीं रही। आरएसएस ने भी इस दुखती रग पर उंगली नहीं रखी कि जो ब्राह्मणवादी सोच या जो कोकणस्थ ब्राह्मणों का जिक्र होते रहा आरएसएस के भीतर में, उन चीजों को भूल जाइए। राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में जिस सामाजिक समीकरण के आश्रय मिलती है, उसको टटोलने और पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए बीजेपी के राजनीतिकरण की नई परिस्थितियों ने आरएसएस के भीतर भी एक नई सोच पैदा कर दी कि वह भी अपने जिले स्तर के जो भी नियुक्ति होती है, वहां तक में भी वह ओबीसी पर ध्यान दे। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि जब इसको अंदरूनी तौर पर सवाल होने शुरू हुए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका बहुत साफ मानना था कि आखिर जड़ तो ब्राह्मणों की ही है ना, बाकी जो फल खिलेंगे, जो फूल होंगे, जो पत्तियां होंगी, जो टहनियां होंगी, वो किसी का भी हो क्या हो, महत्वपूर्ण तो जड़ है, रूट्स है। इस फिलॉसफी को समझते हुए जरा आरएसएस से निकलकर दोबारा बीजेपी के दायरे में आइए। और बीजेपी के दायरे में आते ही जब आपके जहन में यह सवाल आ ही गया कि ब्राह्मणवाद तो जड़ में है और बनिया और ब्राह्मण की पार्टी बीजेपी रही नहीं, तो सवाल यह आया कि जो बाहर से जो लोग राजनीतिक सत्ता देने भी आ जाएं, उनको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। यानी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर यह सवाल रहता है, अभी भी रहता है, कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आएगा तो आपके साथ वो सत्ता शेयर कैसे करेगा। लेकिन बीजेपी को इससे कोई गुरेज नहीं। बीजेपी के भीतर कुछ सवाल उठे, लेकिन लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी की पॉलिसी सत्ता को बनाए रखने की और आरएसएस की सहमति अपने तौर पर
कि अगर वो दूसरी जगह से भी आ रहा है लेकिन राजनीतिक सत्ता के आश्रय उसको हम ट्रेंड तो कर सकते हैं। 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, एक ट्रेनिंग तो होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी 12 साल तक गुजरात की सत्ता को समझा, परखा और क्रिएट किया। उसके बाद उनको 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। यह उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिस ट्रेनिंग के दायरे में अभी योगी आदित्यनाथ तप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को अभी 5 साल ही हुए हैं, लेकिन 2029 आते आते उनको भी 12 बरस हो जाएंगे। यह संग मानकर चल रहा है, यह एक ट्रेनिंग है। तो अगली कड़ी को कैसे तैयार करना है, आरएसएस उस दिशा में सोच रही है, बीजेपी उस दिशा में सोच रही है जहां पर राजनीतिक सत्ता से चूके नहीं। यानी एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का गांधीवाद और समाजवाद, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा, अयोध्या, कट्टर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये सारी परिकल्पना, और नरेंद्र मोदी का कॉकटेल की एक नई परिस्थिति का गुलदस्ता जिसमें हिंदुत्व भी है, जिसमें विकास के नारे भी हैं, जिसमें ईमानदारी भी है, जिसमें राष्ट्रवाद भी है, जिसमें गोएबल्स थ्योरी भी है जो प्रोपेगेंडा और आईटी सेल के जरिए चलेगी, और इन सब के साथ कॉरपोरेट की पूंजी भी है। यह एक ऐसा गुलदस्ता है जो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास आपको नजर नहीं आएगा। और भारत की संसदीय राजनीति में अगर इन सारी चीजों की जरूरत है तो फिर विकल्प कौन बनेगा, कैसे बनेगा? इसीलिए यह सवाल बड़ा दूर का है कि इस दौर में विपक्ष कमजोर है। यह भी सवाल बहुत दूर का है कि कांग्रेस बहुत बिखरी हुई और कमजोर नजर आती है। यह सवाल मायने नहीं रखते हैं। मायने यह रखता है कि राजनीति और गवर्नेंस को कैसे मिलाया जाए। मायने यह रखता है कि गवर्नेंस और आरएसएस को एक साथ कैसे खड़ा किया जाए। मायने यह रखता है कि आरएसएस, गवर्नेंस, सरकार, सत्ता, सिस्टम और कैपिटलिज्म यानी कॉरपोरेट की पूंजी के कॉकटेल को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाए रखने की दिशा में कैसे ले जाएं और वो सत्ता उसकी बरकरार रहे, फैलती चली जाए। केंद्र में भी सत्ता, 20 राज्यों में भी सत्ता। इससे बेहतरीन परिस्थिति क्या हो सकती है? यह स्वर्णिम काल है बीजेपी का अपने तौर पर, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपनी सोच, और शायद अमित शाह उनके साथ खड़े हैं, उनकी समझ, और शायद ऑर्गेनाइजेशन को यह महसूस होने लगा है सत्ता नहीं रहेगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। शायद वो सोच, और शायद वह सोच जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय कल तक वोटों को अपने अनुकूल करती रही, और खुले अब ऐलानिया तौर पर कहा गया हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, हम अपने तौर पर जिसे मानते हैं, समझते हैं, हम उसी को ताकतवर के तौर पे खड़ा करेंगे। यह स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, पार्टी के भीतर, संघ के भीतर, गवर्नेंस के तौर पर और कानून के तौर पर भी नजर आने लगे तो फिर एक लंबी कतार राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े होने को बेचैन दिखाई देगी, जो हो रहा है। अगला सवाल था क्या वाकई इस दौर में जो कानून का राज होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, वह भी रूल ऑफ पार्टी में तब्दील तो नहीं हो गई? यह भी एक अनूठा प्रयोग राजनीतिक तौर पर, खुले तौर पर बीजेपी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, खुलकर किया। इसमें कोई ऐसी अवस्था नहीं थी कि जिसे छुपा कर किया जा रहा है। खुले तौर पर जिसे चाहा उसे स्थापित किया, खुले तौर पर जिसे खारिज किया उसके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ गई। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका विश्लेषण शायद भारत के लोकतंत्र के चारों पिलर्स को देखने से आप समझ सकते हैं। यह राजनीतिक प्रयोग इससे पहले इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई, जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया था। लेकिन वो आपातकाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ था। लोगों को पता था मौजूदा वक्त में हमने सिस्टम को ही ट्विस्ट किया है। अब यहां पर एक अगला सवाल और आता है कि जब बीजेपी बदल गई, आरएसएस बदल गई, और अब एक बड़ी पॉजिटिविटी के साथ हिंदू ग्रोथ रेट को देखा जाने लगा। पहले बड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट होता था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी कि अच्छा ये हिंदू स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। आज की तारीख में हिंदू स्वयंसेवक संघ की मान्यता अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इटली में भी है। यह एक नई परिस्थितियों का जन्म लेना था जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजें एक साथ कैसे समेटी जाए, बीजेपी ने इस तंत्र को विकसित किया। और बीजेपी ने जो राजनीतिक तौर पर कल तक सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को साधना था, उसमें मंडल और कमंडल का भी कॉकटेल किया, और उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट बीजेपी में नजर आया। यह एक नायाब राजनीतिक प्रयोग था जिसके आगे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी टिक नहीं पाती थी। यानी जाति, उपजाति,
सामाजिक संरचना, निर्वाचन क्षेत्रों में की सामाजिक समझ, सभी को एक साथ खड़ा कीजिए और उसके बाद पूरे चुनाव प्रोसेस को फुल टाइम जॉब मान लीजिए। यानी इलेक्शन और पॉलिटिक्स यह दोनों फुल टाइम जॉब है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसी दिशा में झोंक दिया गया और यह ताकत अपने पास रखी गई राजनीतिक तौर पर कि कोई क्षत्रप ताकतवर ना हो। यह मैसेज रहा कि कोई भी करप्शन छोटे स्तर पर ना हो और वह संगठित तौर पर सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए तो खुद ब खुद कमीशन और पैसा आने लगेगा और उसको भी कानूनी रूप में अगर अमल में लाया जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पर वो निकलकर सामने आ गया। क्या यह राजनीतिक प्रयोग कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सोच भी पा सकती थी? नहीं सोच सकती थी। यह कमाल है 42 बरस के इस सफर का, जिसमें विचारधारा का मिश्रण, जिसमें विचारों के अलग दिखने की ख्वाहिश, जिसमें संघर्ष का मादा, जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के समानांतर संघर्ष कैसे किया जाए इसको बनाती हुई रणनीति, और सारी चीज होते होते धीरे धीरे गवर्नेंस और गवर्नमेंट और सरकार और ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी और आरएसएस सबको मिला जुलाकर परोसने की परिस्थिति में आ गए। यहां पर अगला सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि क्या वाकई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जाति यानी सोशल इंजीनियरिंग, इन दोनों को मिलाना ही बीजेपी की सफलता का राज है? क्योंकि एक तरफ गुजरात दंगे आपके जहन में आते हैं, शमशान कब्रिस्तान आपको याद आता है, 80 बनाम 20 याद आता है, अब्बा जान याद आते हैं। तो ये राजनीतिक पूंजी जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, और उसके ठीक समानांतर ओबीसी नजर आता है, शेड्यूल कास्ट नजर आते हैं, उसमें भी जो यादव माइनस ओबीसी है, जो जाटव माइनस शेड्यूल कास्ट है, जो महिलाओं को लेकर सवाल है, ये सारे सवाल और इसके ठीक समानांतर कुछ बड़े निर्णय, मसलन कश्मीर को लेकर धारा 370, मसलन अयोध्या को लेकर राम मंदिर का निर्माण, मसलन 3 तलाक पर रोक का सवाल, मसलन जो सब्सिडी हज की थी उसको खत्म करने का खुले तौर पर ऐलान, मथुरा और काशी का नारा। ये मैसेजेस क्या हैं? ये मैसेज समाज के वो बिंब हैं जो कि अभी तक अलग अलग जगहों पर सुनाई तो देते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह इस रूप में फैल सकते हैं और इसका पॉलिटिकल लाभ किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है, या फिर भारत के भीतर में जो उसकी जो बहुविविधता है, उस बहुविविधता को उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सोच के अनुसार लाने के लिए 4 बातों को जहन में रखिए, सारी चीज आपके अनुकूल हो जाएगी। आप मैसेज देते रहिए आप ईमानदार हैं, आप मैसेज देते रहिए आप देशभक्त हैं, आप अपने तौर पर यह मैसेज देते रहिए यही डेवलपमेंट है, और अपने तौर पर मैसेज दीजिए कि इससे बेहतर कोई नेता हो नहीं सकता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। यह 4 चीजों का जो भी असर होगा वो असर खुद ब खुद भारत की बहुविविधता के भीतर में एक ऐसी लकीर खींच देता है जहां पे आप बीजेपी को जन्म नहीं, और इस स्वर्णकाल के भीतर में विपक्ष का गायब होना, कांग्रेस का कमजोर होना कोई मायने रखता नहीं है। अब यहां पर आखिरी सवाल, क्या वाकई बीजेपी अपने श्रेष्ठ को जी रही है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी जैसा नेता बीजेपी को ना इससे पहले कभी मिला और ना आने वाले वक्त में मिल पाएगा? और तीसरी बड़ी बात, क्या वाकई मोदी की हर नीति सत्ता के हक में दिखाई देने के लिए जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और जो आईटी सेल लग जाता है, क्या ये वाकई बीजेपी को आने वाले वक्त तक उसकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेगी? यकीनन इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि जिस तंत्र को इस भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भीतर चुनाव के जरिए जिया जाता है, उस पर अगर आपका कब्जा हो गया तो फिर आपको कोई सत्ता से डिगा नहीं सकता। यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि इस पे जब आपका कब्जा हो जाए तो उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म में आप अपने नेता के औरे तले लाकर समेटने की कोशिश कीजिए और नेशनलिज्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो पाइपलाइंस हैं जो इकोनॉमी के, उसको आप कट कीजिए। और यह बहुत साफ तौर पर डीमोनेटाइजेशन के साथ नजर सीबीआई इन रेड से समझ में आया। और यह भी कहा जाता है कि बहुत साफ तौर पर अब जो कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया है, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के हिस्से में ही आता है, अब उसकी तैयारी हो रही है कि जो कोऑपरेटिव की पॉलिटिक्स ने, उस पॉलिटिक्स को खास तौर से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इन जगहों की पॉलिटिक्स में जिन पॉलिटिशियंस को जगाया है कोऑपरेटिव की पूंजी ने, अब उसकी पाइपलाइन काटने का वक्त आ गया है। और ये आने वाले वक्त में आपको बहुत खुले तौर पर नजर आ जाएगा।
42 बरस के इस सफर में आपको 2-4 नामों को अपने साथ लेकर हमेशा चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये 3 तिकड़ी अपनी जगह पर है। उसके बाद नाम आएगा राजनाथ सिंह का, उसके बाद नाम आएगा नितिन गडकरी का। यह अपने तौर पर इनकी मौजूदगी है और मौजूदा वक्त में नाम आपके सामने फिर 3 आएगा नाम। उस समय से निकलकर इस 3 काल में आइएगा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जिस स्ट्रक्चर में ऊपर बैठे हुए शख्स के इर्द गिर्द ही आपकी पूरी पहलकदमी रहे। कोई मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं, एक व्यक्ति का नाम आपको चारों तरफ से गुंजाते रहना है, जिससे राजनीतिक सत्ता का वो ऑरा जो लार्जर देन लाइफ है वो मंजूर हो, वो बना रहे। भारत की राजनीति में ये एक अनोखा टर्निंग पॉइंट है जो भारत की डेमोक्रेसी को जीता भी है और शायद राजनीतिक तौर पर चुनाव के आसरे उसको एक ऑक्सीजन देने का काम करता है कि दरअसल भारत की संसदीय राजनीति अब सीधे सीधे एक ऐसी परिस्थिति की मांग कर रही है जिसमें एक ही चेहरा रहे। उस चेहरे के काउंटर में कोई दूसरा चेहरा अगर उभर कर आ जाए तो फिर राजनीतिक तौर पर उस संग्राम को भी देख लेंगे, अन्यथा इस संग्राम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। यानी अंधेरा छट गया है, सूरज निकल गया है, कमल खिल गया है, लेकिन सब कुछ अगर एक टिप पर ही चीज़ें टिकी हुई हैं और उसकी जड़ें जो हैं वह उस विचारधारा को अपने साथ लिए हुए है जिसमें तमाम टहनियाँ, फल फूल तम लोगों को जोड़ते चले जाने की परिस्थिति है, तो ऐसे में वह टिप के बाद यानी माइनस और प्लस मोदी बीजेपी कोई सोच नहीं सकता है आज की तारीख में। तो क्या आखिरी सवाल यहां पर छोड़े जा रहे हैं, अगर मोदी नहीं तो बीजेपी कहां पर है, अगर मोदी हैं तो बीजेपी कहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महाविनाश की तस्वीरें लगातार यूक्रेन से आ रही। तबाह हुई इमारतों में बिखरे पड़े दिखे बच्चों के खिलौने। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेनी सेना ने कब्जे में लिए रूसी सैनिकों के सैन्य सामान। सेना ने कहा यूक्रेन को पूरी तरह रूस के कब्जे से छुड़ाने तक डटे रहेंगे सैनिक। यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क शहर में फायरिंग करते दिखे रूस समर्थित विद्रोही गुट। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी किया। मारियोपोल में रूसी टैंक ने इमारत पर दागे गोले। BTR-82A से किया हमला। रूसी सैनिकों का वीडियो सामने आ रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल में